अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, आज कौम जो है वो मिली जोशो जज्बे के साथ कायद आज़म डे मना रही है। 149वीं बर्थडे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और कायद ने मुल्क को न सिर्फ एक नाम बख्शा, मुसलमानों के लिए आज़ादी दी, बल्कि पाकिस्तान जो उभरा है पूरी दुनिया के नक्शे पे, तो ये भी कहा कायद आज़म ने, मुझे उनका कोट याद आता है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसी का मुंह बोलता सबूत आज के दौर में ये है कि अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी के तनाजुर में पाकिस्तान को नुमाया कामयाब मुल्क, जबकि भारत को वाज़े तौर पर नुकसान उठाने वालों में शुमार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत के आगाज़ के बाद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में एक खामोश मगर मौसर स्ट्रेटेजिक कमबैक भी किया, जिसके नतीजे में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि पाकिस्तान ने वो एतमाद और बराह रास्त रसाई हासिल की है जो कई करीबी अमरीकी इत्तेहादी भी हासिल नहीं कर सके। जहां आलमी जरीदे पाकिस्तान की फतूहात के गुन गा रहे हैं, वहीं ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क यानी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल भी हो रही है, और इस दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला असलहा अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असलहा है जो कलदम टीटीपी पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी जरीदे दी जियोपॉलिटिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम टीटीपी अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना भी बना रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों में जदीद अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया गया, लिहाजा ये वाज़ेह हो चुका है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद वहाँ छोड़ा गया जदीद तरीन अमरीकी असलहा अब खत्ते की सिक्योरिटी के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्द गिरोह इस असलहे को हमसाया ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं, और इसके खिलाफ पाकिस्तान एक अरसे से अपनी आवाज़ भी उठा रहा था। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि कलदम टीटीपी और फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दुनिया क्या इक़दामात उठाएगी, और इसके लिए पाकिस्तान को क्या कुर्बानियाँ देना होंगी, स्पेशली जब उस वक्त जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी कर चुकी है और कर रही है। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो ज़ाहिर है कि एक ऐसा मुल्क जो कायद ने हमें दिया था, और कोशिश यही थी और ख्वाहिश भी यही होती है पाकिस्तानी की कि वो मुल्क जो है वो तरक्की करे। ये जो अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट भी सामने आई है, और उससे पहले हमने देखा कि ना सिर्फ राफेल के गिरने के ऊपर पूरे तज्ज़िये किए गए, आर्टिकल्स छपे, बताया गया सबूतों के साथ, बल्कि अब ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान अब पॉपुलर कंट्रीज़ में शामिल हो चुका और अमेरिका के करीब तरीन साथियों में जगह बना चुका है। इसे किस तनाजुर में देखें हम? क्या ये एशिया में कम बैक करने के लिए अमेरिका के लिए एक राह हो सकती है, या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप पाकिस्तान को जिस दरकार था वो कंटिन्यू किया जा सकता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनीथिंग? हाँ, बिल्कुल देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन अगर आप वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पढ़ लें, जो आर्टिकल छपा था, तो उसमें उन्होंने यही लिखा कि वाशिंगटन टाइम्स की, और उसमें उन्होंने यही लिखा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान एमर्ज हुआ है और जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक इलाके के तौर पे वहाँ पे साउथ एशिया में एमर्ज हुआ है, और अमेरिकन वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बहुत रेलेवेंस है, क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, पाकिस्तान एक एसेट के तौर पे वो देख रहे हैं, नॉट ओनली इन साउथ एशिया, उन्होंने कहा फार ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, और फिर हमने साबित भी किया कि मिडिल सऊदी अरब के साथ जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, फिर इसके बाद जो लीबिया से रिपोर्टें आ रही हैं, सो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी एक्सपेंशन हो रही है, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर से देखें ना कि जब आपने फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, उसके बाद से अभी डिप्लोमेट ने लिखा, फिर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा, और उसमें भी यही चीज़ों को बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान, अगर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि फर्स्ट टेन्योर में क्या हालात है, और सेकंड में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेसिकली 2025 वो समझते हैं कि इस पाकिस्तान का साल रहा, पाकिस्तान प्रीवेल कर गया, स्पेशली जब वो कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट था साउथ एशिया में, जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, इस स्पेशली जो पिछला आर्टिकल था उसमें उन्होंने यही लिखा था कि पाकिस्तान ने जो अपनी मिलिट्री डिसिप्लिन शो किया, और सेकंड दैट द स्ट्रेटेजिक फोकस था,
और थर्ड जो उन्होंने कहा एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज जिस तरह उन्होंने दिखाई, दैट स्टंट बेसिकली उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प। सो उससे बेस बन गई। सो वी हैव, अब वो भी मानते हैं कि वी हैव चेंज, वी हैव डायनेमिक्स इन साउथ एशिया, और वो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और आज इन दोनों आर्टिकल्स में हुआ है। तो फिर देखिए अमेरिका का साउथ एशिया में आना उनके लिए कोई मसला एंड नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, ऑन दी अदर हैंड जो स्टोरी इज के भारत जो है वो लीस्ट जिसे कहते हैं कि उस लिस्ट में चला गया, लीस्ट फेवरेट लिस्ट में चला गया है, जो कि अब से कुछ महीनों पहले तक नहीं था। फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर की बात कर लें या इस साल के शुरू की ही बात कर लें, तो आप समझते हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हो रही है, इस तरह भारत के बारे में भी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी भी तायीद होगी? ऑलमोस्ट देखिए उसी तरह जा रहे हैं। और स्पेशली आप देखें कि जिस तरीके से ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जो वाकयात हुए हैं, कनाडा में हुए, यूनाइटेड स्टेट में पन्नू वाला अभी तो ट्रायल चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, पाकिस्तान में कश्मीरियों के असोसिएशन सिखों की होगी, और फिर मोर रिसेंटली आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, साजिद पकड़ा गया है और उसके साथ जो नवीद पकड़ा गया उसका बेटा था, उनके लिंक बन रहे हैं आइस के साथ। वो भी इंडिया में, साउथ इंडिया में ताने बाने बन रहे हैं, सारे चीजें एस्टेब्लिश हो रही है। सो देखें कि इसमें अब देखें इंटेलिजेंस एजेंसी दे अंडरस्टैंड कि साउथ एशिया में आईएस को लाने वाले भी रॉ वाले थे। और फिर इनके अगर आप इफ यू रिकॉल जो 2019 में श्रीलंका में जो बम्बिंग हुई थी कोऑर्डिनेटेड चर्चेस में ईस्टर के दिन और होटल्स में, उसमें जो तंजीम थी नेशनल तौहीद जमात, जब वो पकड़े गए, जो बाद में जो लिंक एस्टेब्लिश हुए, तो उससे पता चला कि उनकी सारी ट्रेनिंग इंडोक्ट्रिनेशन साउथ इंडिया तमिलनाडु में हुई थी। तो वो बहुत सारे लिंक है। तो और फिर जिस तरह आपने कहा कि इस फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने बड़ा इंटरेस्टिंगली लिखा कि लूजर्स कौन है, विनर्स कौन है। सो लूजर्स में इंडिया शामिल किया और उन्होंने कहा जो ताल्लुकात है सो अभी जो अफगानिस्तान के ऊपर भी हमारा स्टांस है वो भी माना जा रहा है, बल्कि इस रिपोर्ट में जियो पॉलिटिक्स में इस जरीदे में जिक्र भी किया गया है। आप समझते हैं कि इसके ऊपर भी जल्दी से पेशरफ्त कोई मुतवक्के है, कोई आज या कल इंटरनेशनली और मज़ीद आवाज़ें उठेंगी? और साथ ही साथ रिपोर्ट्स तो आती हैं अफगानिस्तान से मुतालिक, लेकिन ये बहुत ही कम एडमिशन देखने में आया है कि कोई ये भी लिखे या कहे कि इसके साथ भारत का बड़ा लिंक है अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इनको पता है सारा बिहाइंड द सीन कौन क्या कर रहा है। और बहुत सारे देखेंगे अगर पता है तो वाई देखें कुछ चीजों पे वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट की गेम है असल में। दिस इज अ ग्रेट गेम गोइंग इनसाइड अफगानिस्तान। जो वहाँ पे हालात हैं, बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट हैं जो बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं, और वी अंडरस्टैंड कौन क्या कर रहे हैं वहाँ पे, पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग है। देखें ना अभी रिपोर्ट में ऑलमोस्ट $46 मिलियन वीकली आ रहे हैं। पिछली रिपोर्ट्स थी देयर वर 18 कंट्रीज जिससे पैसा फिल्टर होकर दाएं बाएं से घूम के अफगानिस्तान पहुंचता है। तो फंडिंग तो हो रही है, पैसा आ रहा है, तो दैट्स वाई वहां से आगे पैसा इंडिया की फंडिंग आ रही है। उनको अभी पता है तो खुल के बात नहीं करे, लेकिन दे अंडरस्टैंड सारा कुछ है। पाकिस्तान सबूत भी दे चुका है, पाकिस्तान डोजेस भी जमा कर चुका है। इंडिया बेसिकली देखे एक आइसोलेशन में भी चला गया है, एक्सपोज भी हुआ। जिस तरीके से अभी देखे ना इसमें जो और प्लस साउथ एशिया में जो नेपाल देख लें, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वो सारा मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो भारत की इंटरफेरेंस और रॉ की इंटरफेरेंस की वजह से हुआ, तो वही होते हैं। लास्टली क्विकली ब्रिगेडियर साहब ये भी मुझे बताइएगा कि आई नो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि अब से कुछ माह पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि हम इस पोजीशन में नहीं थे, आज हैं, तो यू नेवर नो, आज भारत इस पोजीशन में नहीं है, कल हो सकता है। तो कौन कौन से मेजरमेंट्स लेने चाहिए पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली या डिफेंस के लिहाज से कि हम लिंगर ऑन करें? हाँ बिल्कुल, देखें जिस तरीके से हम कर रहे हैं, आप देखें कि बड़े एक जो एक उस पिछले एक टर्म यूज की थी कि पाकिस्तान जो है एक ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है जिसमें वी आर नॉट पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिक कैंप में है या अलायंस में है। और जिस तरीके से देखिए हमने एस्टेब्लिश रखा है, जिस तरह उन्होंने फील्ड मार्शल को रेफर किया है कि वो मल्टी अलाइनर है, तो इसका मतलब ये था कि आपके ताल्लुकात चाइना के साथ भी बहुत अच्छे हैं, रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी इसके साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। सो हमने वो भी एस्टेब्लिश किया और दुनिया से एक्नॉलेज करवाए। इवन आज जो बातचीत चल रही है कि अगर इससे अभी तक ऑफिशियली तो कोई चीज कंफर्म नहीं हुई, लीबिया की बात है,
तो उसमें यकीनन देखिए पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट था, तो यकीनन उसमें बाकी ममालिक को ऑन बोर्ड लेके किया है। तो हमने अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमने देखना है कि हमें पाकिस्तान का फायदा किस में है। सो दैट्स वाई देखिए यूनाइटेड स्टेट्स भी मानता है, चाइनीज भी मानते हैं, कोई नाराज नहीं है, वो कहते हैं आप अपनी पॉलिसीज को फॉलो करें। सो ये हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हुआ दैट मिलिट्री डिप्लोमेसी स्पेशली अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान के देखें ना, अभी जो हम लाइमलाइट में आए, स्पॉटलाइट में, जिस तरह डिप्लोमेट ने लिखा 2025 में पाकिस्तान वापस लाइमलाइट में है। सो बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स, बिकॉज ऑफ आपने डिलीवर किया, आपने परफॉर्म किया और दुनिया को आपने एक्नॉलेज और इसको करने की भी बहुत ज़रूरत है। बिगड़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में, क्योंकि अच्छा वक्त बना होता है तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ और मज़ीद अच्छाई दिखाई जाए और मज़ीद मेहनत की जाए, ताकि ये जो वक्त है इसे मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सके। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मज़ीद भी होंगी, सिर्फ हमें डायरेक्शन और मज़ीद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास हुआ, जिसके एलामी में कहा गया कि पार्लिमान कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक की पासदारी और आइनी और जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। तर्जुमान अपोजिशन इत्तेहाद ने बताया कि अपोजिशन शफाफ इंतखाबात और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर के लिए बातचीत करने को भी तैयार है। सियासी और मुआशी बहरान, अमन व अमान और गवर्नेंस के फुकदान से निकालने के लिए मिसाक अहम है। मायूसी के खात्मे के लिए नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा है तो नए मिसाक के लिए इमरान खान के दस्तखत की जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई उठाते हैं। अब अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, उन्होंने हुकूमत की ऑफ़र कबूल कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात की मुखालिफत और स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के बयान भी आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो अल्लामा राजा नासर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई से करें, लेकिन इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अजीब मखमसे का शिकार नज़र आती है कि वो हुकूमत से बात करना भी चाहती है लेकिन नहीं भी करना चाहती। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इंदिया भी देती है और गुज़श्ता बरस नवंबर के बाद से अब तक ना कोई तहरीक, ना धरना, ना ही लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो सकी है। यूँ तहरीक इंसाफ क़यादत खुद अपने बयानात से कन्फ्यूज दिखाई देती है। दूसरी तरफ PTI की साबिक सीनियर क़यादत हुकूमत और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के माबैन मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है, तो उसे भी तहरीक इंसाफ की जो करंट क़यादत है करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल। हमें ज्वाइन किया है आमिर खाकवानी साहब ने, सईद काई साहब ने और ताहिर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। सईद काई साहब, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ कल और एलामिये में कहा गया कि वो मुल्क की खातिर डायलॉग्स करने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि ये सिद्क़ के दिल से दोनों पार्टीज अब तैयार हो जाएंगी और बातचीत निकल पड़ेगी? देखें, वो अब मुझे नहीं पता कि उनका मुल्क से क्या मुराद है। मतलब ये जो इनका इजलास हुआ है, इनमें हमने सारी स्पीचेस देखी, इनका सारा जो एजेंडा है या रूलिंग पार्टी का आप मंशूर निकाल लें, PTI का मंशूर निकाल लें, इसमें मुल्क कहाँ पे है? वो कहते हैं यार हमारा इक़्तिदार छीन लिया आपने, हमें वापस कर दें, वोट उसके थे, बात जायज़ है इस हद तक, तो इस पर सारे मानते भी हैं। वो कहते हैं नहीं देंगे, कर लो जो करना जी। दैट इज द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट। ये मुल्क कहाँ पे है? मुल्क की तो बात अगर आज करनी हो तो पता चले कि क्या वाकई PIA में 2000 अरब रुपए की डकैती हुई है या नहीं हुई। मुल्क की देखे ना, मुल्क कौन सा मुल्क? आप जिस तरह वो कहा था, क्या नाम है जो इनके वजीर खजाना थे, अल्लाह का शुक्र आज कोई 200-300 रुपये पता नहीं कितनी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, कहते हैं पाकिस्तान आज बच गया। मैं क्या हजूर, जिस पाकिस्तान से मेरा तारुफ है उसका तो बुरकस निकल गया। जो पाकिस्तान बच गया है उससे मेरा भी उससे तारुफ करवा दें। क्या थे, अच्छा सा नाम था उनका, जो आजकल नाराज है मुस्लिम लीग नून से, जो इनके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब। तो बात यह है कि वेयर पाकिस्तान कहाँ पे फिक्र कर रहा है। हुकूमत के लिए अल्लाह की रहमत है इमरान खान, कि इमरान खान 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे थैलो वारदात पाई जाओ, IPPs की वारदात डाली जाओ। ये जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये टेक ओवर है, ये हैंड ओवर है, कर जो, हम उसी पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ना इनके मुज़ाकरात को कोई फ़ायदा है, ना अचकज़ई साहब के पास इख्तियारात हैं, ना आपकी सरकार के पास इख्तियारात हैं।
अच्छा, एक इख्तियारात इमरान खान साहब के पास हैं, दूसरे का आप अंदाजा लगा लें। तो मेरे ख्याल में हमें आरे लगाया हुआ है कोई आई डोंट थिंक देयर इज एनी कोई एजेंडा लेके आओ पूरी दुनिया में तहरीक ये अभी ताहिर मलिक साहब आए हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे दुनिया में तहरीकें चल रही हैं। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम जो है वो पहले रियासत मदीना बना रहे थे, अब पता नहीं क्या बना रहे हैं, अब तो हमने इसको ठेके पे दे। तो मेरे ख्याल में ना कोई उधर कोई स्टिंग है ना कोई उसमें कोई बात है। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वगैरह है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अवाम लीडरशिप मांग रही है और कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि रियल इश्यूज़ पे कोई बात नहीं करना चाहता, ना खान साहब करना चाहते हैं, इन्होंने खैर क्या करनी है, ये तो सारे हैं ही करियाना यानी ग्लोरीफाइड क्लास। ताहिर मलिक साहब, तुसी बंदे लेके ना आओ और आप चढ़ाई ना करें और आए बैठे बात कर लेते हैं, फिर वो बात कैसी होती है वो सारे नू पता है। लेकिन स्टिल प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन ऑफ एन ऑफर और उस पर ज़ाहिर है कि मुझे आपसे सवाल ये करना है कि वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज सो कन्फ्यूज्ड इफ़ इट्स अलामा राजा नासिर अब्बास एंड महमूद खान अचकज़ई द एप्ट मैन टू टॉक, तो फिर पीटीआई शामिल क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो पीटीआई के लिए ही बात कर रहे हैं। खान को पता है कि मुज़ाकरात ना तो कोई पार्टी है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक देवता है, उसका नाम इमरान खान है, और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो उसकी एरोगेंस है, वो उसका ताकत के आगे खड़ा होना है। तो मेरा पॉइंट जो जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, इमरान को किसी सूरत मुज़ाकरात सूट ही नहीं करते, क्योंकि मुज़ाकरात में ना लेने को कुछ है ना देने को है ना। तो फिर बात कैसे है? मुज़ाकरात सूट नहीं करते फिर क्या बनेगा? भाई ऐसे ही उसको अपनी सुल्तान ही बनना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा और उसको दुआ करनी पड़ेगी। वो अगली बात मैं कह नहीं सकता। इस मुल्क में 2 ओहदे होते हैं, अगर वो कोई तब्दील हो जाए, उसमें कोई रिटायर हो जाए या कोई तब्दील हो जाए तो अल्लाह की रहमत हो सकती है, नहीं तो आराम से जेल में मज़े से रोटी छोटी खाए, एक्सरसाइज करे बस। नहीं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं भी उसी तरफ इशारा कर देती, तो फिर 3-4 साल भूल जाओ। नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। वो तो देखे ना, यहाँ पे मैं आपको चले आप खुल के बात कर दूं। मुझे याद है एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को मैं कोट कर देता हूँ, तो ये ऐसी सिचुएशन थी, उनसे यही पूछा गया कि जनाब आप व्हाट नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि इस मुल्क में 2 ऐसे ओहदे हैं जिस पे अगर कोई तब्दीली होगी तो हमारे लिए अच्छी खबर आ जाएगी। तो मेरे लिए हालात ने साबित कर दिया। अब मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या बात करूं। एक वक्त था 2016 देखे, 2017 देखे, नवाज शरीफ साहब गुजरांवाले में जलसे कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ का नाम लिया, ISA चीफ का नाम लिया कि इनका हिसाब लेंगे। मतलब आमने सामने फौज के खड़े थे एस्टैब्लिशमेंट के। उसके बाद लव अफेयर शुरू हो गया। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, मगर इस हालात में खान साहब जेल में रहेंगे और अगर आंकड़े रहेंगे, सुल्तान रही रहेंगे तो बचेंगे। जरा मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे तो टगे टोकरी हो जाएंगे। नहीं ठीक है, चले आमिर खाकवानी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने जो अभी मलिक साहब ने गुजरांवाला जलसे का रेफरेंस दिया, उसी के तनाजुर में सवाल कर लेती हूँ, तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब फ़ायदे में नहीं रहे? और आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाहिए खुद पे? देखिए, पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी जो बात हो रही थी उसके तनाजुर में इमरान खान मुज़ाकरात से या पीटीआई मुज़ाकरात से अगर रिलेक्टेंट है या उसमें उनको शकूक है या हिचकिचाहट का शिकार है, तो उसकी बुनियादी जो वजह वो बार बार बयान कर रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से खास तौर पर ज़्यादा 1 साल तो कम से कम पूरा ही हो गया इसको, कि ये जो हुकूमत जो इनके पास वो इख्तियार नहीं है कि वो मामला तय कर सके। और वैसे मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हम जितने भी लोग बैठे हैं इस शो में किसी को इसमें शक हो। मतलब क्या हम तो आप शहबाज शरीफ साहब ये बार-बार उनको ऑफर क्यों कराते हैं अगर आपकी नजर में भी इख्तियार नहीं है? तो इख्तियार तो नहीं है, एंगेज करते हैं ना। पॉलिटिशियंस का काम है एंगेज करना, और ये चालाक होशियार पॉलिटिशियंस है। एंगेज करने को ही हम पहला स्टेप कहते हैं ना। एक पॉइंट और भी है, लेकिन आप इसके साथ साथ देखिए उन्होंने ये तो नहीं किया कि भाई बिल्कुल ही वो मुज़ाकरात से आउट हो गया हो। अगर महमूद खान अचकज़ई को आगे कर रहे हैं तो महमूद अचकज़ई तो उन्हीं के साथ हिस्सा है ना, उन्हीं के अलायंस का हिस्सा है ना। यानी तहरीक इंसाफ, अगर वो तहरीक इंसाफ चाहती तो वो कहती हम किसी भी सूरत में मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं है। अपने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब को आगे करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो मुज़ाकरात की तो बात तो कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, एक फैक्टर और भी है, एक पॉइंट ये भी है कि जब पिछली बार इस तरह मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था तो उसमें महमूद अचकज़ई साहब ने ये गिला किया था कि भी ये सारा ये जो तहरीक बहाली आइन या जो भी आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन या जो भी इसका नाम है, तहरीक का ये जो बनाया लाइन, तो जब मुज़ाकरात में गए तो आपने हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, मैं साइड कर दिया। तो अब अच्छा है महमूद अचकज़ई साहब को आगे कर रहे हैं,
तो ठीक है, महमूद हसन चकज़ई नहीं, चले आप तहरीक कह रहे हैं इंसाफ के हुकूमत के बिहाफ पास पे इख्तियार alliance नहीं के बिहाफ पे है। बात करेंगे खाकवानी ना। साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रहे हैं हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, तो मुझे बताएं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के किसके पास इख्तियार है? महमूद खान चकज़ई साहब अगर आमादा हो जाते हैं तो शेख वकास अकरम कहते हैं कि पीटीआई नहीं बैठेगी, अलीमा खान कहती हैं जिसने मुज़ाकरात नहीं, किए वो इसमें हम में से नहीं। देखें महमूद हसन चकज़ई साहब ने ये कहा है, उनकी तरफ से ये बात आई है कि वो अगर मामला आगे बढ़ते हैं, इवन उन्होंने ये भी बात सामने आई है कि वो कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं करे मुज़ाकरात में। अगर चीजें थोड़ी सी आगे डेवलप होती हैं तो वो कहते हैं इमरान खान को रजामंद करना मेरा काम है, तो हुकूमत को चाहिए। महमूद हसन चकज़ई एक जिम्मेदार आदमी है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तो वो अगर मुज़ाकराती कमेटी बनाए, हुकूमत को चाहिए फौरी मुज़ाकराती कमेटी बनाए। तो उन्होंने वेलकम किया है ना। महमूद हसन चकज़ई साहब का रवैया बहुत ही मुस्बत रहा है, और बहरहाल ये जो एक इन्होंने अलायंस बनाया हुआ है उसको तो हेड कर रहे हैं ना वो। लेकिन प्रॉब्लम तो पता वो है क्या है हुकूमत को खाकवानी चाहिए साहब, ये फौरी तौर इशू पे ये है, ये किसी बच्चे को भी समझ आता है कि तमाम तर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या जो उनके अलायंस हैं वो भी बैठ के कह रहे हैं जी डायलॉग्स करने हैं, और फिर खान साहब अगले दिन कहते हैं जी स्ट्रीट मूवमेंट करें, शफी जान टीवी पे बैठ के बता रहे होते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक चीज़ें ज़्यादा बिगाड़ की उस तरफ। अब देखें, अब मेरा सादा सवाल ये है, काजी साहब आप भी इसको प्लीज़ एड्रेस कीजिएगा कि हुकूमत ऑफर दे रही है, ठीक है, वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है, आप लगने की कोशिश तो करें, यहाँ तो कोशिश भी नहीं हो रही ना। और फिर इस पे तो जो लेटर, देखें महमूद खान चकज़ई साहब को ये कहना कि वो मामला हमें उन पर एतमाद है, वो बात करेंगे, वो कर सकते हैं, बात करें, तो ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगने की कोशिश तो है ना। अब ये हुकूमत को चाहिए कि अगर शहबाज शरीफ सर पहले तो डिस्कस करना है ना, पीटीआई ने पहले तो ये तय करना है ना कि हमने आया स्ट्रीट मूवमेंट करनी है या हमने महमूद खान चकज़ई साहब को बड़ा बनाया है, तो हमने उनको इख्तियार भी देना है, और फिर जो वो कहेंगे वो पीटीआई करेगी। सियासतदान देखिए, सियासत में वो जिसे कहते हैं ना कि बेनजीर भुट्टो साहब के हवाले से हमारे बड़े सीनियर साहब थे, शाहद हक्कानी साहब कहा करते थे, वो गर्म और ठंडी फूंक के बजट वक्त बाज़-औक़ात पॉलिटिशियन करते हैं, कोई सख्त बयान भी दे देते हैं, साथ सॉफ्ट, दोनों चीजें चल रही होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर सीरियस हैं मुज़ाकरात में, तो एक मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस कर दें, क्योंकि महमूद खान चकज़ई जो तहरीक बहाली आयन जो आप कह रहे हैं कोई बंदा असाइन कर दें, कोई कमेटी असाइन कर दें ताकि वो उससे बात कर सके, ताकि बात आगे बढ़े ना। जी सही साहब, एक लेटर भी लिखा गया है परसों, फवाद चौधरी साहब ने लिखा है। जी जी, मैं फवाद चौधरी साहब की कोई ऐसी जी सही कहा साहब। नहीं, मैं देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि दीगर जो मुल्क हैं उसमें एक तरीक़ाकार होता है आगे जाने का, इंतकाल इक़्तिदार का कुछ तरीके तय कर रखे हैं, रूलिंग क्लास की आपस में म्यूजिकल चेयर होती है उधर भी, मगर वो कुछ थोड़ा सेंसिबली जो है वो कर लेते हैं, चल भाई हम तू आ जा भाई, चले भाई। मिसाल के तौर पर एक इलेक्शन में बहुत पोलराइजेशन हो गई, तो जो अमेरिका के बड़े बड़े सरमायादार डेमोक्रेसी के मालकान हैं, उन्होंने गालिबन मुझे नाम नहीं याद, एक को कहा चलो भाई तुम गिवन, जब ये चोरी इलेक्शन चोरी की बात हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले इलेक्शन में, तो इंटरवीन किया था वो जो मालकान, उन्होंने कहा भाई चलो चलो बच्चे प्यारे बच्चे, चलो चल भाई तू बह जा इक़्तिदार। हुआ क्या था उसने, जो मुझे अभी याद आ जाता है भला सा नाम, वो टीवी पे आया CNN पे, तो कहता है भाई देखें मैं फ्लोरिडा में इलेक्शन तो जीत गया हूं, मगर इलेक्शन अमेरिका में वोटों से नहीं होता, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो जैब बुश है, जो जॉर्ज बुश का भाई है, वो गवर्नर है, लिहाजा आप मुझे जीत नहीं देंगे, वोट मेरे ज्यादा में बाहर जा। कोई तरीका का लोग जो है फेसेस चेंज कर लेते हैं, निज़ाम रहने देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि भाई आप जो है वो एक पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी दो खानदानों में आके फंस गई है, एक है शरीफ डायनेस्टी, दूसरी है जनाब, तीसरी एक एबरेशन आती है इमरान खान की शक्ल में, और उसकी बुनियादी वजह एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे ये लगती है कि लोगों ने क्या हो ना, तो खुद जान छुड़ो यार, ये कौन नहीं जड़े आके बह गए ने। चलिए वो कहते हैं जी 3 दफ़ा एक्सटेंशन दे दी बाजवा साहब को, 2 दफ़ा उसको, और 40 साल से तुम एक्सटेंशन किस चक्कर में ले रहे हो? किस मुल्क में अब आज से 40-50 साल पहले पूरे दुनिया में कौन हुक्मरान था? 40 साल पहले भी शरीफ खानदान हुक्मरान था, पीपल्स पार्टी थी, और आज भी यही है। अब जो मुस्तकिल मुक्तदर तबके हैं उनको और क्या चाहिए? अच्छा फिर ये क्या करते हैं, बजाय इसके ये यानी ये वाहिद पेशा है सियासत जिसमें कुलीग्स जो हैं एक पेशे के लोग कहते हैं ये जो मेरा हम पेशा आदमी है, इससे ज्यादा बददियानत बंदे कोई। आपने 2018 में एक्सपेरिमेंट किया ना, आपने 2013 से केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप बैठी हुई है, तो मुझे बता दें व्हाट डिफरेंस डिड दे मेक?
देखिए तहरीके इंसाफ वहां जो बैठी है ना वो मैटर नहीं करती, अगर वो मैटर करती होती तो वो वहां ना बैठी होती। अब देखें ना काजी साहब, मैं आपसे अब ये बात पूछूंगी, आप कह रहे हैं मैटर नहीं करती, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैटर करती है क्योंकि निज़ाम मुख्तलिफ है, डायनेस्टीज के खिलाफ चल रही है, तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल, क्योंकि आप मैटर करती हो। काजी साहब सिंपल चीज है, नवाज शरीफ साहब ने सिस्टम को चैलेंज किया, गुजरांवाला जलसे की बात की ना, मलिक साहब ने चैलेंज किया। कौन सा चैलेंज किया यार? सब चैलेंज तो किया ना, पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी ना। मैं सिस्टम, मैं हूं तुम्हारी प्रोडक्ट, चैलेंज नहीं किया। उसने कहा बाजवा साहब केड़े पासे टुर पे हो, असीज खादमे खास जनाब दे, हम क्यों नहीं, हमने इतनी खिदमत की आपकी, हमने जो है सब सर्वियंट किया, पॉलिटिकल एलीट को सब सर्वियंट किया, मुस्तकिल एलीट के सारे आपकी बातें मानी, तो तुसी उधर टुर पे हो। वो कोई अवाम की लड़ाई लड़ रहा था गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब या जब वो बाजवा साहब को और इनको कह रहे थे, नहीं कह रहे थे भाई हमारी दुकान क्यों बंद कर रहे हो, अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। खुल गई है तो देखो ना, खुल गई वो दुकान, खुल गई, वो आराम से घर बैठ गए। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए कह देते हैं बाजवा साहब को भी पकड़ लो। ओए बाजवा साहब को प्राइम मिनिस्टर ने पकड़ना है या मैंने पकड़ना है या नेपाल ने पकड़ना है आके? आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको आप कर लो, ये तो इनकी हैसियत है। तो बात ये है कि सियासत यहाँ रुकी हुई है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। चले आई नीड अ कमेंट फ्रॉम यू ऑन द लेटर that is written by Fawad Chaudhary, Mahmood Maulvi and Imran Ismail Saab, and they've been trying so hard to get through the chaotic situation. तो मुझे बताएं कि उस लेटर का रिस्पॉन्ड कोई आपको पॉजिटिव लगेगा क्या आएगा? क्योंकि उसमें उन्होंने इमरान खान की बाय द वे रिहाई की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा और जो दीगर कोट लखपत वाले हैं उनकी बात की है। देखिए मुझसे अगर पूछ रही हैं तो वो बिल्कुल मैटर नहीं करते, खाकवानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखें इस वक्त जो ताहिर मलिक ने बात की है कि लोग रिएक्शन में या किसी वजह से एक बंदे के पीछे हैं और जो हरकत आप करते हैं उसको माइनस करने की वो आपको उल्टी पड़ रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे जाएं। पार्टी के वाइस चेयरमैन ताहिर मलिक साहब, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ उनके जो मुकदमे वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाहिर है कि उनको रिलीफ भी मिल रहा है। ये 9 मई वाले केस में भी 4-5 दिन पहले जो हुई थी सज़ाएं, उनमें वो नहीं थे। तो आप भी यही समझते हैं जो सईद काजी साहब समझते हैं? नहीं समझते क्या, नज़र आ रहा है बेनज़ीर का मर्डर होता है और मैं होशोवास से हमारी एज में हमने देखा है, मेरे लिए उस ज़माने में 2007 में दुनिया की ये सबसे बड़ी खबर थी बेनज़ीर का मर्डर। तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ था, मतलब आप यहाँ से पाकिस्तान की कॉमेडी को बड़ा अच्छी तरह समझ सकते हैं। पीपल्स पार्टी इकट्ठी होगी और जो पता नहीं उन्होंने फैसला क्या किया, उन्होंने कहा यार ये आज ये जो बिलावल जरदारी का नाम है इसके साथ भुट्टो लगा दूँ, ये सारी कॉमेडी मशहूरी चाहे होया जी। मतलब बेनज़ीर मर्डर हो रही है, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही है, भुट्टो की बेटी है जो खुद वज़ीर आज़म था, वो मर्डर हुआ। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी, इसने साउथ एशिया में जब ये 1986 में लाहौर आई वापस, तो इसने साउथ एशिया की हिस्ट्री बनाई। इतना बड़ा बंदा इसने इकट्ठा कर लिया और उसकी जब जान गई तो मसला क्या निकला कि भाजी भुट्टो लाओ देना जरदारी देना। तो मतलब आप क्या बात कर रही हैं? तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, एक नाम है इमरान खान। कोई नून पार्टी, नवाज शरीफ को मैं एक जरा जरूर क्रेडिट दूंगा, उसने नाम ही नून से नवाज रख दिया। ये तो मतलब ये बेसिकली निगोशिएटर्स हैं, इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, निगोशिएट कर रहे हैं, उनको रूम भी तो देना है। तारमल से यही मेरा क्वेश्चन था कि आपको लगता है कि ये तो एक स्टेज बनाई गई है, कैन प्ले द मिडिल मैन कैरेक्टर? नहीं ये वो हमेशा हर पार्टी में होता रहा है, मगर मैं जो आपको पॉलिटिकल रियलिटी बता रहा हूँ वो पॉपुलैरिटी की जो रियलिटी है वो शख्स की है। पाकिस्तान में पीटीआई कोई मकबूल नहीं है। पीटीआई मकबूल हो तो इस तरह हो कि खबरें ये बनती है कि अगर पॉपुलैरिटी का ही, अगर आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी है तो फिर क्या वजह है, क्यों फेल हो जाते हैं बंदे निकालने में? बड़ी सिंपल रीज़न है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज ही नहीं है। मेरा इमरान खान से पर्सनल ताल्लुक रहा है, बैठना उठना रहा है, मैं उसको टोटल डिसऑर्गेनाइज देखा था हमेशा। मेरी उससे एज ए इंसान भी यही बात होती थी, मैं कहा खान साहब कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर लो, कोई सियासी तंजीम साजी भी कर लो। तो वो आपकी भुट्टो हो गया, बेनज़ीर हो गई, नवाज हो गई, ये सारी पॉपुलैरिटी है। तो ये हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान को, उसको अच्छा भी नहीं करता। निज़ाम को नहीं ना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इज्तिमाई फैसले शुरू हो जाएंगे, पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी आएगी तो बाहर भी डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो निज़ाम को ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए जिसमें पॉपुलैरिटी हो। तो इमरान की पॉपुलैरिटी हिस्टोरिक है पाकिस्तान के 80 साल में। मैं इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम निकाल रहा हूँ, ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं।
Imran is touching the skies. He is the most popular man right now. But having said that, zero organization. चले तो यही निज़ाम के आपने मसले आपने निज़ाम कह दिया चलते कि ही उनकी है। पॉपुलैरिटी है। अब मैं इस पॉपुलैरिटी के जुमले पे ब्रेक लेती हूँ, फिर जब वापस आते हैं तो पॉपुलैरिटी ने क्या फ़ायदा और क्या नुकसान दिया है, इस पर भी बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले पॉपुलैरिटी का जिक्र हो गया था, तो मुझे वो फेडरिक बैकमैन का कॉल जो है वो कोट कर देती हूँ कि एवरीवन हैज़ 1,000 विशेस बिफोर अ ट्रेजेडी बट वन आफ्टरवर्ड्स। खाकवानी साहब, पीटीआई का भी यही हाल हो गया, एक मुलाकात ज़रूरी है मोहब्बत के लिए, वो भी नहीं हो रही। देखें, पॉपुलैरिटी की जिस तरह तैयार मलिक साहब ने कहा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना कि इमरान खान भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल पॉलिटिशियन है। आपने ये बात की कि लोग एहतजाज करना एक अलग बात है, और जब इतना ज्यादा जबर हो, यानी कहीं पे अब आप मतलब इसे आजमा के देख लेना, अगर आप नून लीग वालों को कहें, पंजाब हुकूमत कहें या लाहौर में जलसा करने की इजाजत दे दे, फिर देख लें लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। देखिए, वोट डालना, लोग वोट डालते हैं। पाकिस्तान में एक जमहूरियत है ना, नाम किसी एक जमहूरियत है ना, जमहूरियत लोग अपना इजहार करते हैं वोट से। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाहर निकल के बच्चे डंडे खाएं, छितर खाएं, पुलिस के गिरफ्तारियां हों और उनपे तशद्दुद हो, फिर अगर वो करके फिर वो जमहूरी सामंजस्य करें, ऐसा नहीं होता। उनका काम वोट डालना। प्रेशर कैसे वोट लोगों ने डाला, 8 फरवरी को डाला, इलेक्शंस तो हो गए, सबने इलेक्शन देखा। का तो हम दूसरा साल भी गुजारने वाले हैं, इलेक्शन में सब 2026 में जैसे देखेंगे होंगे ना। वो सबके सामने है ना। देखिए मेरी बात सुन, हम आगे बढ़ने की अगर बात करें ना, महमूद खान चकजई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि एक मुतफिका गैर जनमदार इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिया जाए। यानी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पर बात ही नहीं की। जस्ट इमेजिन द सिंसियरिटी ऑफ देयर्स कि वो बैठे हुए हैं, उन्होंने एक दफा कोई नाम नहीं दिया, कोई डिस्कशन नहीं की। ये तो उनका काम बनता था कि वो हुकूमत को कहते हैं बैठे बात करें। ये देखें, ये मैं आपको लेटेस्ट बात, हम लेटेस्ट डेवलपमेंट बात कर रहे हैं ना। अभी शहबाज शरीफ ने तो कल ही बात की ना, प्राइम मिनिस्टर ने जब ये पेशकश की, इसके जवाब में उनको जो रिस्पांस आया है महमूद खान चकजई साहब का और उनकी तरफ से, वो यही आया है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि भाई ये एक गैर जनमदार इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिया जाए। और एक चीज इस तरह की थी, उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि हम तैयार है। शेख वकास साहब कहते हैं कि पीटीआई शामिल ही नहीं है इसमें। और सर मैं आप देखें कहीं पर आप रुकें तो सही ना किसी पॉइंट पर। महमूद खान चकजई तहरीक बहाली आयन की जो अलायंस है, उस अलायंस के सरबराह हैं। वकास अकरम की उनके मुकाबले में हैसियत नहीं है इस वक्त। महमूद खान चकजई उसको हेड कर रहे हैं, उसके इत्तेहाद को हेड कर रहे हैं, ठीक है। और इस इत्तेहाद को हेड कर रहे हैं और पीटीआई कह रही है कि हमें उन पर ट्रस्ट है। तो बाकी फिर आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको एक बड़ा माकूल है ना बात, वो तो वेलकम कर रहे हैं ना। उन्होंने तो इनकार नहीं किया, उन्होंने तो बल्कि एक आगे प्रपोज भी कर दिया है कि चलो आगे बढ़ने के लिए पहले काम ये करते हैं ना, जो ये लेटर लिखा गया बना है, देना। जो लेटर लिखा गया है फवाद चौधरी साहब और दीगर ने, ये जिन लोगों ने लेटर लिखा है उनमें से जो कराची के 2 साहब है, वो अल्लाह के फजल से काउंसलर नहीं बन सकते कराची से। और जो फवाद चौधरी साहब हैं, उनका हाल भी हम सब जानते हैं कि जेलम में पीटीआई के बगैर क्या हाल हुआ पड़ा उनका। तो ये लोग तो मैटर नहीं कर रहे हैं ना, ये कहीं पे मैटर कर रहे हैं वो लोग जो आपके सामने हैं। महमूद खान चकजई उससे जो एक अलायंस है, एक अलायंस बना हुआ है, उस अलायंस को हेड कर रहे हैं। इमरान खान का उन पर ट्रस्ट है, पीटीआई का उन पर जो ट्रस्ट फैसला है। करेंगे पार्टी उसे ओन करेगी, बिल्कुल करेगी, वो तो कहा उसने ना। अच्छा अब देखिए, चलो फर्ज करें, आप बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक गैर जनमदार, एक रिलायबल बंदा हो तो इमरान खान इनकार करेगा। इमरान खान क्या कहेगा, नहीं ऐसा ना हो, इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ऐसा बंदा हो। मतलब आप देखें ना, कॉमन सेंस की बात है ना। आप एक क्रेडिबल बंदा अगर सामने अगर लाते हैं, मुतफिका चीफ इलेक्शन कमीशन लाते हैं, तो पीटीआई क्यों इनकार करेगी। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें, पंजाब में बलदाती इलेक्शन करा दें, उसे पता चल जाएगा कौन सी पार्टी, एक फेयर एंड फ्री पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन हो जाए, पता चल जाएगा किसको पॉपुलैरिटी है। मुस्लिम नून कहती है तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, तो कराए इलेक्शन क्यों नहीं करा रही, इलेक्शन बात क्यों रही है। ग्रास रूट लेवल पे जमहूरियत तो शुरू यहाँ से होती है, पहली लेयर ही उसकी है लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडी से क्यों भाग रही है लोग। अब कराए वहां पे इलेक्शन कराए, एक पहले न्यूट्रल, एक गैर जनमदार, एक पावरफुल एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा बनाए जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ना हो। चले आए पार्शली अग्री, लेकिन ये तो काम खान साहब के भी दौर में होना चाहिए। नहीं, आप मुकम्मल एग्री हो जाए। नहीं, आई पार्शली एग्री बिकॉज़ आई विल गिव यू माय आर्गुमेंट। वो ये है कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन बात तो कर रहे हैं, भाई मेरा पॉइंट ये है कि वेले दिया नमाजा तक कवेले दिया टकरा। जब आपके पास टाइम था, आपके पास पावर थी, आप एक्सरसाइज कर सकते थे, सही कहा साहब। तो ये तो काम आपसे तब एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि आप ठोक बजा के कहते कि भाई हम पार्लियामेंट से ही अपनी बातें मनवाएंगे और हम इनको टफ टाइम देंगे, हम एक ऐसी ऑपोजिशन बन के निकलेंगे, हमारे पास सीट्स भी हैं, बड़ी ऑपोजिशन है तारीख की, तो हम बताएंगे कि भाई हम बड़ी जमात भी हैं। बट चीज़ें उससे उलट होती गई और मुतवातर होती गई।
अब इसका जो एंड रिजल्ट है वो अभी आपको फिर क्या नजर मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें। मैं ये कह रहा था, देखिए बात ये होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि मामला इस हद तक नीचे चले जाएंगे। मतलब कोई साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम के जरिए तो आप मान रहे हैं ना कि मामला चले गए ना। मतलब आप देखें ना, आप दूसरों को आप कुछ तो रियायत देते हैं ना। आप मैं यही थैंक यू सो मच खाकवानी साहब फॉर सेइंग दैट, क्योंकि यही बात जब 2022 के बाद हमने देखी है काई साहब, नाउ योर टर्न, तो वो ये थी कि लग रहा था कि ये पॉपुलैरिटी ऐसे एग्जिस्ट करेगी, ऐसे ही कॉल दी जाएगी, ऐसे ही लोग बाहर निकलेंगे, फिर ऐसे ही शायद 9 मई के बाद कोई दूसरा मई भी हो सकता है, बट थिंग्स गॉट चेंज्ड। थैंक यू फॉर सेइंग दैट खाकवानी साहब। काई साहब देखिए, पहली बात तो मुझे ये बताएं, आपने ये बुनियादी सवाल किया कि मूवमेंट नहीं बन रही। अभी इसी का हम देख लेते हैं। कुछ अर्सा पहले जो श्रीलंका में मूवमेंट बनी, उसको कौन सी पार्टी और लीडर लीड कर रहा था? बांग्लादेश में कौन लीड कर रहा था? नेपाल में कौन लीड कर रहा था? 11 दिसंबर को बल्गारिया में कौन लीड कर रहा था? अभी महीना पहले मैक्सिको में कौन लीड कर रहा था? बात यह है कि वोट की आप जब अवाम के मसाइल को अपने इलेक्ट्रल एजेंडे पे नहीं ले, अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर में मूवमेंट चली, उन्होंने कहा 3 रुपए का यूनिट होगा, वो 3 का हो गया है। पीपल्स पार्टी ने मूवमेंट वो चलाई थी, पीटीआई ने चलाई थी, मुस्लिम लीग नून ने चलाई तो थी। पीटीआई भी मूवमेंट चला ले, जोड़ के उनके सारे उन्होंने मुतालबात माने ना, तो चला लेना सर पीटीआई मूवमेंट। इसका मतलब है कि नहीं चला सकती ना कोई और चला, इनको तो खैर चाहिए ही नहीं मूवमेंट, जो ऊपर पार्टियां बैठी हुई हैं, ये तो बिल्कुल कंप्रोमाइज है, ये बिजनेस कंसर्न है, ये बिजनेस ग्रुप्स हैं, ये कारोबार नहीं है। ये गैर कारोबारी आदमी था इमरान खान, जो कुछ ख्वाबों के साथ और कुछ जो फॉल्स जो है उसके साथ आ गया, एंड ही पेव्ड द वे टू हेल्प विद गुड इंटेंशन। कौन से सर ख्वाब, मुझे भी कई सब याद कराइएगा। अभी मुझे वो भाई वो समझता है कि इस रॉटन गले सड़े निजाम को मैं इधर से 4 पुर्जे ठीक कर लूंगा। तो सर जब टाइम था तब क्या किया था? उसके बाद तो अमेरिका बादर में मैं समझ रही हूँ, मैं चांद पे घर बना लूंगी, कह रहा हूँ, समझ रही हूँ सर, मैं समझते रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा ना, मैं तो किसी का पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, था जवानी में कभी पीपल्स पार्टी जब सोशलिस्ट पार्टी होती थी। बात ये है कि ये मुझे बताएं कि अमेरिका बादर में 120 मिलियन, ये पूरे यूरोप में जो लोग निकल रहे हैं बाहर, कौन सी पार्टी के तहत निकल रहे हैं? बात यह है कि एक तरफ रूलिंग एलीट ने जत्था बना लिया है, एक तरफ मैसेज एट लार्ज हैं। पार्टियां जो हैं वो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, उनकी लीडरशिप, उनके स्ट्रक्चर जो हैं, इंतजामी स्ट्रक्चर जो हैं, हर मुल्क की इशराफिया या एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है। अवाम जो है वो ढूंढते फिरते हैं, कभी धक्के खाते हैं, इमरान खान कुछ ठीक कर देगा, उधर पीछे टुर पैंदे ने। अभी अब यूके में क्या हो रहा है, ये जो आई है ज़ारा सुल्ताना, जिसने आग लगा दी और पूरे अर्थक्वेक आ गया वहां पे, जिसने कहा कि ये मैं सारा वारदात नेशनलाइज कर लूंगी, जर्मी कॉर्बिन को भी उठा के उसने फेंक दिया। तहरीकें पूरी दुनिया में बन रही हैं, यहां भी बन सकती है, मगर इनके पीछे बनेगी, ये तो आज़मिन अबुस्ता में रह रहे हैं। आज की डिमांड और है, आज की अवाम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मांग रहे हैं, यूरोप अमेरिका बादर से लेकर किसी अफ्रीका के टूटे फूटे मुल्क तक, उनको कोई लीड करने को तैयार नहीं। उनके जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर बात ही नहीं करती। वो कहते मेरे इलेक्शन दे वोट सीधे कर दो, गिन के तो मैंने MNA बना दो क्योंकि मेरा हक है। अच्छा जी, हक है तो बन जाओ, A बन जाए, MNA P B बन जाए, इस मुल्क के अवाम का टमाटर सस्ता होगा। तो जब तक आप टमाटर को लेके नहीं आते, मैं टमाटर को मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ और सिंबॉलिक सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लाल हो जाता है टमाटर, सही इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन ये कि ये इशू है। दूसरी बात आपने ये कि देखें, कुछ नहीं है, ये एक पानी में मदानी है, ये डाली रखें। कोई क्वालिटेटिव चेंज जिसकी तरफ बड़े खफीफ अंदाज में मेरे भाई ताहिर मलिक ने इशारा किया था, वो उसका हमें पता नहीं है, वो तो तारीख में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मुख्तलिफ मुल्कों में हमने देखा है, मगर यहाँ पे डेंजरस बात यह है कि जो मीशत है वो इट इज स्लीप वॉकिंग टूवर्ड्स प्रेसिपिस। That is a very valid point, and to that point I would like to add मलिक साहब के ज़ाहिर है कि जब मुल्क में political instability होगी, then people would think about politics rather than thinking about the basic things, बिकॉज ज़ाहिर है कि फ़ैन फॉलोइंग भी है, सब कुछ है, और लोग चाहते हैं कि मुल्क में सब अच्छा रहे, घर में कोई लड़ाई ना हो, किसी का कोई झगड़ा ना हो, प्यार मोहब्बत से सबको सबका हिस्सा मिले। बट आप समझते हैं कि जब मूवमेंट ही नहीं चला सकते, एज काजी साहब सेड, ना मूवमेंट चला सकते हैं, ये कर ही नहीं सकते, तो फिर कहाँ आपको चांस नज़र आ रहा है खान साहब के
निकलने का, रिलीफ का कुछ? चांस ही चांस है खां का, मतलब कमाल है। आप माशाल्लाह समझदार हैं। अभी यहाँ पे 1/3 बिलो पॉवर्टी, चांस तो है, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। नहीं भाई, मेरे तो ओपिनियन में पार्टी इस मुल्क में है ही कोई नहीं। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। ये तो एक जो डिप्रेशन है लोगों के अंदर, गुस्सा जो है, अगर आप थोड़ी सी आप साइकोलॉजी पढ़ें आपको समझ आएगी कि पंजाबी फिल्मों में आपको अगर इमरान खान को आपने समझना तो आप 60-70s की सुधीर की फिल्में देखें, सुल्तान राय की फिल्में देखें। वो अग्रेशन की थ्योरी है, आपने ताकतवर के आगे खड़े हो जाना है। वो फिल्म बड़ी मजेदार होती है 3 नहीं तो घंटे सर की। आप फिल्मों पे चलाना शुरू कर दें हम। तो फिल्म से चल रहा है, पाकिस्तान की क्रिएशन से। यही है, दुनिया में सबसे कम एजुकेशन और हेल्थ पे आप खर्चते हैं दुनिया में। शायद इथोपिया अल्लाह का शुक्र है और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान इज द लो ऑफ द लोएस्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। मतलब आपने जो करैक्टर, जो आबादी बढ़ा दी है, जिस क्वालिटी का ह्यूमन यहाँ पैदा कर दी है, वो बेचारा ना ऑर्गेनाइज्ड है ना बाशऊर है। मतलब जिस मुल्क में अभी मैं स्टोरी पढ़ रहा था, मतलब कॉमेडी की इंतहा है कि पाकिस्तान का इस वक्त मसला क्या चल रहा है। ऑफ लोड लोग कर रहे हैं एयरपोर्ट से। पाकिस्तान की स्टेट ये काम कर रही है कि एयरपोर्ट पे देखो केड़ा बंदा सऊदी अरब पैसे मंगन जा रहे हैं। अब पता चला, आप सुन के हैरान रह जाएगी, 4000 बंदा बर्मा गया, वहां से 2000 वापस आया। 12,000 पाकिस्तानी वियतनाम में गुम हो गए हैं। यानी कि पाकिस्तानियों को इतनी डेस्परेशन है कि वो मांगने के लिए मुल्क तलाश कर रहे हैं। तो हमारे जो हुक्मरान है, आपको मेरा पाकिस्तान की समझ ही नहीं फिर आई। पाकिस्तान बना है 50 लाख लोगों के लिए, बाकी काजी मैं कंपनी की मशहूरी में हम। तो वो लोग अंदर से डिप्रेस हैं, एग्जाइटी में हैं, पॉवर्टी में है, बेचैनी में है। उनको एक सिंबल चाहिए, वो इमरान खान होगा। जब मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में 17 यानी आप कह रहे हैं कि मांगने वाले लोग बने हैं, तो इमरान खान निकल आएगा तो जरा अच्छे तरीके से, जरा स्टाइल से मांग लेंगे। कुछ भी नहीं होगा, इमरान भी कुछ नहीं। यहाँ पे मैं काजी के साथ हूँ। जो पॉइंट है, काजी से मेरी 4 साल जंग होती रही जब हमारा शो था। तो मैं, काजी भी जीता है, मैं भी जीता है। काजी कहता था कोई चीज नहीं है कि मैं कहता था। काजी के साथ माजी में भी बड़े लोग थे, तो फिर वो देखा हमने। मेरा जो आर्गुमेंट है ना, आपका पॉलिटिकल कल्चर ही नहीं है ये। तो पाकिस्तान का मेरा क्लैरिटी सिस्टम में ना होना ही पाकिस्तान का नेम ऑफ द गेम है। ठीक है, खाकवानी साहब, आप योर टर्न प्लीज। जी देखें, जो बात तो आपने काजी साहब की बात समझा नहीं, पॉइंट उनका बहुत अहम है। बात ये है, जो उन्होंने मिसालें दी मुख्तलिफ, मैं सिर्फ बांग्लादेश की मिसाल को लेता हूँ। हसीना वाजिद की जब हुकूमत खत्म हुई, उससे सिर्फ 1 महीना पहले तक कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि बीएनपी कोई तहरीक चला सकेगी। जमात इस्लामी तो बिल्कुल क्रश हुई पड़ी थी और स्टूडेंट किसी खाते में नहीं थे। तो कहने का मकसद ये था, बाज़ बात लगता है और हमारे आसपास मुसलसल हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, इससे पहले श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, कई मुल्कों में, हमारे खुद रीजन में जब हो रहा है, साउथ एशिया में हो रहा है। तो होता ही है कि बाज़ बात लगता है कि सियासी जमातें इस पोजीशन में है ही नहीं, अपोजिशन जमातें तहरीक चला सके। लेकिन अचानक एक अवाम, क्योंकि अवाम के अंदर गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, महरूमी होती है, तकलीफ होती है, तो उनके अंदर बहुत बिटरनेस होती है, तो अचानक एक लावा फूटता है, फिर सब उड़ा के ले जाते हैं। यानी तो आप कह रहे हैं कि अचानक वाला काम ही होगा, जब भी होगा कोई अचानक ही करिश्मा होगा। यही होगा। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि हुकूमत को चाहिए कि उस तूफान के आने से पहले ही मामलात को मैनेज करे। मतलब मैनेज बना कि कोई अकोमोडेट करें कुछ ना कुछ। हसीना वाजिद अगर कुछ ना कुछ चीजों को अकोमोडेट कर लेती है। मेरा बुनियादी सवाल है, यू मे डिसएग्री, लेकिन उस तूफान के लिए भी ना नेक नियति बड़ी जरूरी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन है उसको डिस्कस कर लिया था। लेकिन नेक नियति आवाम की होती है, आप समझ नहीं रही। नहीं सर, आवाम को निकालने के लिए भी तो आपको मूवमेंट चाहिए ना, कोई लीड करने के लिए भी तो चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आवाम बस रात को प्लान बना और सुबह निकल गई आवाम, ऐसा नहीं होगा ना। आपको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। कभी देखें, बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है, छोटा सा वाकया होता है, गुस्सा, क्योंकि जहां भी जाए, मैं भी कराची में आया हूँ, वहां पे किताब मेले में एक हफ्ता रहा हूँ, हर बंदा यानी शदीद डिप्रेस है, शदीद फ्रस्ट्रेटेड है, और उनको समझ नहीं आ रही कि पीएस पार्टी का करें क्या। कराची बिल्कुल बर्बाद हो पड़ा है। मैंने देखा इतना शदीद गुस्सा है हर आदमी को, यानी जिससे बात करें वो आग लगी उसके अंदर, उनको समझ नहीं आ रही करें क्या। होगा ये कि छोटा सा वाकया होता है और फिर आग अचानक निकलती है लावे की सूरत में। छोटा सा वाकया होता है, उसके लिए किसी की ये नहीं कि कोई पार्टी को हमायत में हो, किसी की मुखालफत में हो, वो कहेगा सब उड़ा दो, बस ये पूरा सिस्टम उड़ा दो सामने। ठीक है, यानी जो ऑपरेशन और डिप्रेशन है उसका नतीजा निकल सकता है, उससे पहले कोई बंद करना होगा। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब आपका भी, तारिक मलिक साहब थैंक यू सो मच, सईद काई साहब ज्वाइन करने के लिए आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फिर मुलाकात करते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।